Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 6th of October 2020, Tuesday. Inspiration of the day is our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. No breakthrough in GST compensation deadlock. तो कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उस काउंसिल की मीटिंग में स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कंक्लूसिव सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पाया रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स गवर्नमेंट. जैसा कि हम सभी को पता है, अंडर जीएसटी रेजिम देयर वाज अ प्रोविजन दैट इफ स्टेट्स गवर्नमेंट विल सफर एनी शॉर्ट ऑफ रेवेन्यू लॉसेस ड्यू टू the GST collection or the GST regime, the union government will compensate to the state government for upcoming 5 years. तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में यही हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉल करी. Number of economic activities were shut down at that time because of that pandemic on economic lockdown. State government has suffered from revenue losses. Or after that revenue loss, state government had demanded from union government that union government should compensate for those revenue losses. ऐसा नहीं है कि पहली बार यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट कर रही थी. अभी तक कॉम्पनसेशन चल रहा था, पर जो कॉम्पनसेशन के लिए सेस कलेक्शन होता था वो अप्रोप्रिएट नंबर्स में हो जाता था, अप्रोप्रिएट अमाउंट में सेस कलेक्ट हो जाता था, जिसकी वजह से यूनियन गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पनसेट करना आसान होता था. बट इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में यूनियन गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है दोनों ही हिट हुआ है, जिसकी वजह से सेस कलेक्शन भी हिट हुआ. और उसी हिट की वजह से यूनियन गवर्नमेंट अभी कुछ टाइम से स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही, जो बेसिकली हर 2 महीने में कॉम्पनसेट करना होता है यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को. तो उसी इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था बिटवीन स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, जिसको लेकर के यूनियन गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट 2 में से कोई एक ऑप्शन चूज कर ले इन ऑर्डर टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर देयर रेवेन्यू लॉसेस. एक ऑप्शन 2.3 ट्रिलियन बोरोइंग्स का था और दूसरा ऑप्शन था 97,000 करोड़ की बोरोइंग का. 2.3 ट्रिलियन की बोरोइंग अगर स्टेट गवर्नमेंट करते हैं आरबीआई से, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट प्रिंसिपल का जो बर्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट डालती, बस इंटरेस्ट पे करती यूनियन गवर्नमेंट. अगर 97,000 करोड़ की बोरोइंग होती तो उसका बर्डन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का ही बर्डन यूनियन गवर्नमेंट बेयर करती. हालांकि जो 97,000 करोड़ की विंडो थी जो फ्री फाइनेंसिंग की या जो कॉम्पनसेशन की, इसको भी कल इंक्रीज करके यूनियन गवर्नमेंट ने 1.10 ट्रिलियन का कर दिया था. और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जो लिमिट बढ़ाई है 97,000 करोड़ से 1.10 ट्रिलियन की, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट रेडी हो जाएंगी एंड दे विल ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन अंडर विच यूनियन गवर्नमेंट विल बेयर द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट बर्डन ऑफ दीज बोरोइंग्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. बट एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जितने भी ऑपोजिशन लेड स्टेट्स हैं, जहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस की रूलिंग्स हैं जिन स्टेट्स में, वो स्टेट्स एग्री नहीं करेंगे गवर्नमेंट के इस ऑप्शन से भी, एंड दे विल एक्सप्लोर द थर्ड ऑप्शन टू गेट कॉम्पनसेशन अंडर जीएसटी. और ऐसा ही हुआ. अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 स्टेट्स गवर्नमेंट या स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑप्ट कर लिया सेकेंड ऑप्शन को, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 1.10 ट्रिलियन की विंडो ओपन करी थी स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए इन ऑर्डर टू गेट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई. और करीब 10 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इंसिस्ट किया सेंटर को कि हम बोरोइंग नहीं करेंगे, सेंटर बोरो करे और बोरो करके वो मनी सेंटर डिसबर्स करे स्टेट्स को एट द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन. तो कोई ऐसा 75% का जो वोटिंग कोरम है वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कल जीएसटी काउंसिल में कॉम्पनसेशन का डेडलॉक वैसे ही कंटिन्यू रहा. उसमें कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आया, कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन निकल कर नहीं आया. जो नेक्स्ट मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की वो 12 अक्टूबर को शेड्यूल है
उसमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद यूनियन गवर्नमेंट वो कन्विंस कर ले अदर स्टेट्स को कि वो खुद बोरोइंग करें, सेंटर को बोरो करने के लिए प्रेशराइज ना करें. Apart from that, 5 days has already been given to states to discuss the issue with the union government if they want center to borrow. क्योंकि कुछ स्टेट्स कह रहे हैं हम बोरोइंग नहीं करेंगे, सेंटर बोरो करके हमें मनी दे दे. गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप इतना, आपको 2 विंडो दी हैं, एक इतना बोरोइंग कर लीजिए, आप इतनी बोरोइंग कर लीजिए. एक बोरोइंग में हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का बर्डन बेयर करेंगे, एक बोरोइंग में सिर्फ हम प्रिंसिपल का इंटरेस्ट बेयर करेंगे, प्रिंसिपल का बर्डन बेयर करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा. तो कुछ स्टेट्स ने ऑप्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1.1 ट्रिलियन की बोरोइंग दे आर गोइंग टू टेक फ्रॉम आरबीआई. हालांकि 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया है और वो सेंटर को कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहे हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू बोरो, सेंटर शुड बोरो एंड डिसबर्स मनी टू स्टेट्स, जिसके लिए अभी 5-6 दिन का टाइम दिया गया है स्टेट्स को. अगर उनके माइंड में कोई ऐसा इशू है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स गवर्नमेंट के, इफ दे वांट एनी इशू टू बी डिस्कस फर्दर, दे हैव 3 to 5 days टू हैव डेलिब्रेशंस विद यूनियन गवर्नमेंट. और जो नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करी गई है वो अक्टूबर 12 में शेड्यूल करी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली अक्टूबर 12 तक कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेकर के आ जाए. हालांकि अगर हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि किसी भी कंडीशन में चाहे स्टेट्स कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या कोई थर्ड ऑप्शन भी चूज़ करें, हर स्टेट को उसका कॉम्पनसेशन ज़रूर दिया जाएगा. कॉम्पनसेशन से यूनियन गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर रही, लेकिन किसी भी प्रोविजन, जीएसटी के प्रोविजन को यूनियन गवर्नमेंट वॉलेट नहीं करेगी फॉर गिविंग द कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स. तो कल के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फ़िलहाल के लिए कोई डिसीजन नहीं हो पाया है. स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कॉम्पनसेशन को लेकर जो इशू चल रहा है उसको लेकर के जो कुछ मेजर डिसीजंस हुए हैं कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, उनको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं. जिसमें जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया जो ऑलरेडी कलेक्टेड 20,000 करोड़ का सेस है उसको डिसबर्स कर दिया जाएगा स्टेट्स गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्पनसेशन. टू गिव 25,000 crore from unallocated IGST funds to states that receive less than their share in the previous allocations. तो कुछ ऐसे स्टेट्स गवर्नमेंट थी जिनको पहले कॉम्पनसेशन में कम शेयर दिया गया था, उनको IGST के फंड से कॉम्पनसेट किया जाएगा. कंपनीज विद एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 crore रिक्वायर्ड टू फिल क्वार्टरली रिटर्न फ्रॉम जनवरी 21 अगेंस्ट द मंथली एट प्रेजेंट. तो कंपनीज के लिए कुछ इजी कर दिया है. ऐसी कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अब वो क्वार्टरली जीएसटी फाइल कर सकती हैं रादर देन मंथली. These companies will have to pay 35% of tax liability in the previous quarter in the first 2 months through challan. Apart from that, ISRO, Antriksh Corporation, NSIL, all these organizations are actually exempted from GST for their satellite launch services to encourage domestic launch of satellite by startups. तो ISRO, अंतरिक्ष और NSIL को जीएसटी के परव्यू से हटा दिया गया, केवल उनकी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज को. तो आप ये याद रखेंगे, इसरो, अंतरिक्ष और एनएसआईएल की सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जीएसटी के परव्यू में अब नहीं आती हैं. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेपनाइजेशन ऑफ AIPM. तो कल रेस 2020 कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कहा, इंडिया विल एम टू बिकम द ग्लोबल हब इन केस ऑफ AI, बट इंडिया कहीं से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेपनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा. ऑल द यूज़ ऑफ AI विल बी फॉर सिविलाइजेशन पर्पस ओनली. और इंडिया किसी भी तरह के वेपनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेपनाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है बाय नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स, उसको प्रमोट नहीं करता और उसको सपोर्ट नहीं करता. स्टूडेंट, जैसा हम सभी को पता है, वी आर ऑन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0, जिसमें
अब आगे आने वाले टाइम में एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप बहुत सारे जो हमारी डिजिटल कंपनीज़ हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं या हार्डवेयर कंपनीज़ हैं, अगर उनके मिशन विजन्स को भी देखें तो हर कंपनी अब अपने मिशन विजन को इस पर्टिकुलर आगे आने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। एवरीवन नोज आगे आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो। अगर हम प्रीवियस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या प्रीवियस पैराडाइम शिफ्ट्स की बात करें तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन मैकेनाइजेशन, देन डिजिटलाइजेशन। अब हम डिजिटलाइजेशन के भी एक स्टेप आगे जा चुके हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0। तो अभी तक हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल पैराडाइम शिफ्ट्स देख चुके हैं इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे आने वाला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस है, जो पैराडाइम शिफ्ट है, दैट इज़ एक्चुअली ब्रेक थ्रू शिफ्ट। अब बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि आजकल रेस्टोरेंट से लेकर के डिफेंस तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ हो रहा है। वी हैव अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सूफिया। सूफिया आप सबने नाम सुना होगा, ह्यूमनाइड रोबोट है जिसको एक पर्टिकुलर कंट्री ने इवन सिटीजनशिप भी ग्रांट करी है। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे सूफिया को किस पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी सिटीजनशिप ग्रांट करी है। Sophia is humanoid robot that is actually based on artificial intelligence। तो artificial intelligence के जहाँ पर बहुत सारे advantages हैं, वहाँ पर सेम इसी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, वहीं इसके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यूजेस भी हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत सारे कन्वेंशनल और इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं वो सेम डाइस पर आ रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस थी, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस 2020, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और वहाँ पर उन्होंने क्लियरली एम्फसाइज किया दैट एआई शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड द वर्ल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट्स वेपनाइजेशन बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ड्रोन से जो अटैक हो रहे हैं, जो हाई टेक वेपन्स बनाए जा रहे हैं बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया ने उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करी है। तो ये न्यूज़ मैंने क्यों बेसिकली इंक्लूड करी, क्योंकि ये न्यूज़ आगे आने वाले आपके किसी भी यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में दिस पर्टिकुलर न्यूज़ कैन बी टेकन एज अ बेस फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि दे आर एक्चुअली एमिंग इंडिया टू मेक अ ग्लोबल हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड स्किलिंग ऑफ वर्कफोर्स एंड स्टूडेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया सर्विस सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में इंडिया के पास बहुत ही अच्छे स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, इवन एट अ चीप कॉस्ट, जिसकी वजह से इंडिया के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर द other counterparts economies for developing themselves as a global hub in case of artificial intelligence if proper infrastructural or policy measures supports will provided to them। तो प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया है कि इंडिया विल टर्न अप इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट फॉर ओनली सिविलाइजेशन यूज। सिविलाइजेशन यूज मीन्स सच एज क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेडिकल, एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के केसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। अगर आपको याद हो तो कल हमने अटल टनल की बात करी थी, उस टनल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर ट्रैफिक। He further emphasized it remained our collective responsibility to ensure trust in how artificial intelligence is used. Algorithm transparency is the key to establishing this trust. Equally important is accountability. We must protect the world against any sort of weaponization of artificial intelligence by non-state actors. तो आप AI के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। दिस इज एक्चुअली न्यूज़ ऑफ द डे।
इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, यू कैन गो विद अ डिस्क्रिप्टिव मैनर एज वेल. एंड दिस इज द टेक ऑफ अदर लीडर्स मुकेश अंबानी एंड अरविंद कृष्णा ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. डॉट लुक्स फॉर मोर स्पेक्ट्रम टू मीट टेलीकॉम्स 5G demand. The Department of Telecommunication has started searching for additional spectrum in order to meet the demand of telecommunication companies for a larger chunk of airwaves to roll out 5G services. As we all know that India is preparing for 5G services launch, and for that Department of Telecommunication is preparing and searching for additional spectrum. On the other hand, companies are also maneuvering for the additional technological requirement, and they are continuously demanding from telecommunication department that they want more airwaves if 5G get rolled out in India. We have allocated 3300 megahertz to 3600 megahertz band for 5G services worldwide. The allocation of band of 5G services is from 3300 to 4200. तो जो ग्लोबल एलोकेशन है, वर्ल्ड वाइड एलोकेशन है, उसके कंपैरिजन में इंडिया अभी कम मेगा हर्ट्स पे है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब और ज़्यादा सर्चिंग स्टार्ट कर रहा है. इंडिया डज नॉट हैव दैट मच बैंडविड्थ, सो वी आर लुकिंग फॉर एन एडिशनल 150 मेगा हर्ट्स एज पर द सीनियर ऑफिशियल टू बिजनेस स्टैंडर्ड. इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये मेगा हर्ट्स क्या है, इतना याद, इसका क्या यूज़ होता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं. हाँ, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इंडिया में 3300 मेगा हर्ट्स से 3600 मेगा हर्ट्स का बैंडविड्थ एलोकेट किया गया है 5G सर्विसेज के लिए, जबकि वर्ल्ड में वो 3300 से 4200 मेगा हर्ट्स तक है. तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है इंडिया के केस में वो 150 मेगा हर्ट्स की ज़्यादा है, जिसके लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्चिंग कर रहा है. अगर करंट एलोकेशन की बात करें, करंट स्पेक्ट्रम की बात करें, तो जो अवेलेबिलिटी है 5G सर्विसेज में वो 175 मेगा हर्ट्स की है विद द कैप ऑफ 50 मेगा हर्ट्स पर कंपनी. इसका मतलब 1 out of 4 players may not get even 50 megahertz. 175% ही 175 megahertz ही अवेलेबल है, 50 एक कंपनी को देना है, जिसका मतलब है कि 4 में से एक जो प्लेयर है उसको 50 megahertz भी नहीं मिलेंगे. जिसके लिए जो कंपनीज रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब ने रिसेंटली सेंटर को रिक्वेस्ट करी है कि 50 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज से काम नहीं चलेगा. इफ दे आर गोइंग टू लॉन्च 5G सर्विसेज, दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड 80 मेगाहर्ट्ज. तो जो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट डिमांड करी है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज ने, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने उसको लेकर के अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एडिशनल स्पेक्ट्रम की सर्चिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कंपनी से कहना है कि एनी बैंड विथ लेस देन 80 मेगाहर्ट्ज विड नॉट बी एबल टू अर्न एनी बेनिफिट फॉर 5G सर्विसेज. एंड दिस इज द स्टोरी सो फॉर 5G सर्विसेज ऑक्शन. अगस्त 2018 में ट्राई ने अपहेल्ड किया था अपना डिसीजन कि वो जो रेडियो वेव्स हैं 5G के केस में उनको ऑक्शन पर ही डालेगी, जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ₹5.7 ट्रिलियन होगा, जिसके लिए ट्राई ने वही रेंज एक्सपेक्ट करी थी 3300 से लेकर के 3600 तक. बट एज पर द कंपनीज डिमांड 80 मेगाहर्ट्ज मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉर 5G सर्विसेज, और जो अभी करंट बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंग इवन वन कंपनी जो 4 में से उसको 50 मेगाहर्ट्ज भी नहीं मिलेगा, जिस प्रॉब्लम की वजह से 5G सर्विसेज इंडिया में इतनी ईजिली रोल आउट नहीं हो पाएंगी. और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब एडिशनल सर्चिंग पर जा रहा है. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. RBI resumes anonymous bond buys from market. So finally RBI has started buying the bonds from market through backdoor anonymously. The latest data shows that RBI is actually buying the bond anonymously. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जैसा कि हम सभी को पता 10,000 करोड़ को जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने थे आरबीआई को, वो आरबीआई ने कैंसिल किए थे. उसके बाद 10,000 करोड़ का ऑपरेशन ट्विस्ट किया था. बट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं और डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आरबीआई जो है वो बैक डोर से एनोनिमसली
बॉन्ड को बाई कर रहा है। टिल September 24 द RBI bought about 2 trillions of bond from secondary market, and of these 1.40 trillion was done anonymously. Anonymously means RBI के नाम से नहीं खरीदे गए हैं, RBI ने anonymously खरीदा है, किसी को पता नहीं कि वो bonds किसने खरीदे हैं, किसने, स्पेशली अगर मैं कहते हैं RBI ने खरीदे हैं, नो वन नोज कि वो RBI ने खरीदे हैं 1.4 trillion के bonds. So in September alone, when the auction was devolving and the RBI cancelled an OMO auction, it bought 43,537 crore of bond, of which 15,000 crore was bought anonymously. अभी तक अगर कुछ टाइम का पीछे का सिनेरियो देखें तो सेंट्रल बैंक ने जो एनोनिमस परचेजिंग थी बॉन्ड की, ये करना बंद कर दी थी। बट इस कोविड-19 के सिचुएशन में, सितंबर के सिचुएशन में, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमी डाउन हो रही है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में कंट्री इंडिया है, उसको देखते हुए और जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 6 का मार्क क्रॉस कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन इकोनॉमी रिसेशन की कंडीशन में या इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन फेस कर रही है, जीडीपी डाउन हो रही है, तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, बट जीडीपी ग्रोथ रेट इज लो और इन स्लो डाउन कंडीशन। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड है वो 6 का मार्क क्रॉस कर रही थी, जिसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एनोनिमस परचेजिंग शुरू कर दी है बॉन्ड्स की। The RBI devolved 4 auctions of 10-year bonds as the market wanted higher yields. The primary dealer who acted as an underwriter of the bonds had to buy the unsold bond. If you remember, रिसेंटली जब आरबीआई ने मना किया था कि जितना भी डिवॉल्व अमाउंट है जो बॉन्ड इशू कर रही थी आरबीआई, उसमें आरबीआई जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग प्राइस कोट किया था, तो आरबीआई ने कहा था कि वो इन्वेस्टर्स के प्राइस पर बॉन्ड सेल नहीं करेगी, भले ही उसके बॉन्ड सेल होते हैं या नहीं होते हैं। और इवन बाद में ये भी हुआ था कि जो अंडर राइटर्स थे, जो प्राइमरी डीलर्स थे, उन्होंने अनसोल्ड बॉन्ड को खरीदा था। इसके बाद आरबीआई ने कहा दैट दे आर गोइंग फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन उसको कैंसिल करके फिर ऑपरेशन ट्विस्ट। और अभी के डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट का ये कहना है कि आरबीआई एनोनिमसली बॉन्ड बाई कर रही, बॉन्ड परचेज कर रही है, एंड दिस में क्रिएट द ह्यूज प्रेशर ऑन प्राइमरी डीलर्स हु जनरली डोंट हैव अ डीप कैपिटल बेस। एंड दिस द सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड ऑपरेशंस बाई आरबीआई। तो हम इसको देख सकते हैं जितने भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस हुए हैं आरबीआई के रिसेंट टाइम्स में, उनको हम ग्राफ में देख सकते हैं कब आरबीआई ने परचेज किया, कितना परचेज किया, कितने बॉन्ड को सेल किया। दिस ब्लू बार इंडिकेट, जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करती है परचेज को, और जो ये येलो और ऑरेंज सर्कल्स हैं दे आर इंडिकेटिंग द सेल। तो कब आरबीआई ने कितना परचेज किया, उसके बाद कब सेल किया। डेफिनेटली आरबीआई परचेज सेल बॉन्ड्स के करती रहती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई इन द सेकेंडरी मार्केट। और जैसा कि हम सभी को पता है, जब आरबीआई बाई करती है, इफ आरबीआई इज बाइंग द बॉन्ड्स, इट इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। और जब भी आरबीआई सेल करती है बॉन्ड तो वो लिक्विडिटी रिड्यूस करता है। तो ऐसे याद रखेंगे, परचेज लिक्विडिटी इंक्रीज, सेल लिक्विडिटी डिक्रीज। और इस लिक्विडिटी का सीधा असर पड़ता है इन्फ्लेशन पर, और बॉन्ड का परचेज और सेल का या बॉन्ड की अवेलेबिलिटी और सप्लाई डिमांड का सीधा असर पड़ता है बॉन्ड यील्ड पर और इंटरेस्ट रेट पर। और इसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्विस्ट करती रहती है। कभी कभी आरबीआई एनोनिमसली भी इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, जिससे कि मार्केट में विदाउट एनी सेंटीमेंट्स, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स ना डेवलप हो रिगार्डिंग बॉन्ड यील्ड्स, और लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। इसलिए भी एनोनिमस बाइंग पर भी या एनोनिमस सेलिंग पर भी कभी कभी आरबीआई जाती है। तो अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग आरबीआई एनोनिमस परचेज कर रही है बॉन्ड्स को। परचेज कर रही है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन के भी शूट अप होने के चांसेस हैं। और कई बार सेंटीमेंट से भी इन्फ्लेशन, बॉन्ड मार्केट या सेकेंडरी मार्केट के कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्राइस पर फर्क पड़ता है। इसकी वजह से भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस नहीं कर रही आरबीआई फॉर परचेसिंग ऑफ बॉन्ड्स।
और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। ओला फाउंड नॉट फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड लाइसेंस इन लंदन। सो इंडियन राइडर्स or Indian ride-hailing firm Ola has been refused a new license to continue its operation in London over the passenger safety concern. रिसेंटली ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन अथॉरिटी ने फाइंड आउट किया कि जो ओला सर्विसेज हैं दैट आर एक्चुअली नॉट फिट एंड प्रॉपर एज पर द पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस जो है उसको आगे कंटिन्यू करने की बात नहीं करी थी। So UK Capital found that car booking services was not fit and proper to hold the private hire vehicle operator license after discovering a number of failures that could have risked public safety. And this decision come after when Ola and Uber actually won the bid or legal bid to restore its London operating license, which had also been taken away over safety concern. तो अगर हम ओला की बात करें तो ओला को 15 मंथ का लाइसेंस ग्रांट हुआ था जुलाई 2019 में, जिससे कि वो लंदन में ऑपरेट कर सके, जो कि अक्टूबर 3, 2020 को एक्सपायर हो गया। And recently, Ola made London Transport Regulator aware of number of failures that had potential public safety consequences. So, flawed in Ola's operating model had led to the use of unlicensed driver and vehicle in more than 1,000 passenger trips, a probe found. And because of that, Ola as well as the Transport for London Authority is not going to continue with कार बुकिंग सर्विसेज। तो पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हैं फिलहाल के लिए ओला आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है इन लंदन टू होल्ड द लाइसेंस फॉर राइड हेलिंग सर्विसेज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। TCS प्लान शेयर्स बाई बैक एम कैप टॉप्स ₹10 trillion. The software major Tata Consultancy Services on Monday become the first company after Reliance Industry in India to cross the market capitalization of 10 trillion. और TCS को बोला जाता है कि ये टाटा ग्रुप का कैश काउ है या क्राउन ज्वेल है। बेसिकली अगर हम देखें टाटा का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें या फाइनेंशियल कंडीशंस देखें तो बहुत सारे जो टाटा की SBUs हैं वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट आता है टाटा का वो TCS से आता है और उसी के प्रॉफिट से टाटा का जो फाइनेंशियल बुक है वो थोड़ा सा डेकोरेट लगती है। अदरवाइज अगर अदर SBUs को देखा जाए तो टाटा इज़ नॉट वेरी मच प्रॉफिट अर्निंग कंपनी। तो कल जो टाटा का कैश का हुआ है, जो क्राउन ज्वेल है, उसने मंडे को फिलहाल के लिए 10 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। जिसकी अगर बोलें टाटा के शेयर्स में, TCS के शेयर्स में, तो 7.3% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी टाटा के TCS के शेयर्स में इन कंपैरिजन टू द BSE सेंसेक्स दैट क्लोज्ड ऑन द डे विद द गेन ऑफ 0.7%। और अभी के 15 सालों में TCS अपनी हाईएस्ट वैल्यूएशन की कंपनी है। अभी तक के 15 सालों में अगर हम देखें पिछला डेटा तो TCS इज ऑन इट्स हाईएस्ट वैल्यूएशन। The rally has been fueled by expectation of better than expected earning by TCS and other IT companies in the month of September or in the second quarter of financial year 21. और कल के रैली के बाद से TCS has become the world's second largest IT services firm after Accenture. तो नंबर 1 पे एसेंचर है, देन TCS एंड द थर्ड प्लेस इज फॉलोड बाय IBM. So as per the market capitalization, TCS has become the second most valuable or the world largest IT firm. और इसी के बाद TCS is actually planning to buy back its shares because of this rally in market capitalization. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा ग्रुप नेगोशिएट एयर एशिया इंडिया एग्जिट प्राइस। द टाटा ग्रुप एंड द एयर एशिया Berhad, that is AAB led by TF are basically on negotiation for letters exit from Air Asia. तो एयर एशिया के जो वेंचर है उससे अभी फ़िलहाल के लिए जो एयर एशिया बरहद AAB का जो शेयर है 49% का शेयर उसको
बेचने की बात कर रहा है AAB. इट मीन्स AAB इज गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम एयर एशिया इंडिया वेंचर एंड इट इज फर्स्ट ऑफरिंग द टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप को सबसे पहले ऑफरिंग दी जा रही है. इफ टाटा ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द 49% शेयर ऑफ AAB इन एयर एशिया इंडिया, then this deal will further execute. If Tata use its first right of refusal, then AAB will sell this stake to fund as per the news. AAB एग्जिट कर रहा है एयर एशिया इंडिया के वेंचर से. और क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली AAB जो कंपनी है दैट इज़ एयर एशिया बरहात, उस पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहा. और ऐसा कहा जा रहा है जिस पर्टिकुलर फंड से नेगोशिएशन चल रहा है AAB का, अगर टाटा रिफ्यूज़ करता है 49% शेयर बाई करने के लिए, वो फंड इनिशियली एयर एशिया बरहात का जो शॉर्ट टर्म लोन्स है उसको भी पे करेगा. प्री पे हाई कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स बिफोर दिस डील. तो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा आइदर टाटा विल बाय द 49% ऑफ शेयर ऑफ एयर एशिया बरहात और इट विल बी टेकन अप बाय एनी अदर फंड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Supreme Court to government put Kamath panel report on record. So Supreme Court on Monday asked the Center and the Reserve Bank of India to place the record of KV Kamath Committee recommendation on COVID-19 related debt restructuring, opening a new dimension in the ongoing tussle between सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑन इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड. अगर आपको याद हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि कल उसकी सिटिंग्स थी जिसमें RBI ने और गवर्नमेंट ने एक स्कीम फाइनलाइज कर ली थी फॉर प्रोवाइडिंग द मोराटोरियम इंटरेस्ट वेवर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग रहा था उसको वेव ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने और RBI ने मिल करके एक स्कीम और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट में कल वो पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया गया. ऐसी कंडीशन थी अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है तो वो पॉलिसी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो जाएगा ऑल कमर्शियल बैंक्स में, जिसमें स्मॉल जो बोरोवर्स हैं उनको कंपाउंड इंटरेस्ट से वेव ऑफ कर दिया जाएगा. बट कल सुप्रीम कोर्ट ने KV कामत कमेटी की जो रिकमेंडेशन रही है डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के, उस रिपोर्ट को भी मांग लिया है. एंड दिस move of Supreme Court will bring the new dimension into the case of compound interest waiver. A bench comprising Justice Ashok Bhushan, R. Subhash Reddy, M.R. Shah adjourned the hearing until October 13, by when the government and the RBI will have to submit the additional affidavit suggesting steps to bring into shape the recommendation made on the waiver of compound interest for small borrowers. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मांग ली है KV कामत की, जो कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी इन ऑर्डर टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन इंटरेस्ट वेवर एंड लोन रीस्ट्रक्चरिंग. तो RBI ने जो कमेटी एक्सपर्ट की अपॉइंट करी थी उसकी रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट कर ली थी लास्ट मंथ को, जिसमें यह आउटलाइन किया गया था कि 26 सेक्टर ऐसे हैं, 26 इकोनॉमी के सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए हैं और इन सेक्टर्स में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनके लोन को रीस्ट्रक्चर करने की बात कही गई थी. इफ़ यू रिमेंबर हमने 26 सेक्टर्स के नाम भी पढ़े थे. तो कल की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने KV कामत की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने को बोला है और पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शंस मांगे हैं टिल October 13 की गवर्नमेंट और RBI डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ आए कि उसने KV कामत की किन किन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करने जा रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट टू स्मॉल बोरोवर्स ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेपनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PM. तो रेस 2020 की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. Vocabulary of the day is breakthrough. Breakthrough means darar, crack, rift, leak, blowout, breach. All these are the synonyms of breakthrough. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. Telegram channel का जो link है वो description box में दिया हुआ है. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.